हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है आपके लिए, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारा अध्याय 3, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। और आज जिसकी प्रश्नावली करेंगे हम 3.1। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन के साथ और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो इसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन आता है वो है, आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा क्या, माध्य, मतलब वही औसत निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको जमाने के लिए हम लिखेंगे कि आशीष के 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः, तो 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है, तो हम लिखेंगे उसके पढ़ने के घंटों की संख्या। हम लिखेंगे यहां पर माध्य में लिखेंगे कुल पढ़ाई के घंटों की संख्या और नीचे लिखेंगे कुल दिन। ठीक है ना। अब पढ़ाई के कुल घंटे कितने थे? चलिए, 4, 5 और 3 है ना, क्योंकि 3 क्रमागत दिन थे, तो कुल दिन कितने हो गए? 3। तो चलिए, 4 और 5 9 है ना, 9 10 यहां पे हो गया। देखिए, 4 और 5 9, 4 और 5 9 और 9 और 3 10 11 12, तो कितना हो गया? 12/3। तो 3 चौको 12, तो वो कितना हो जाएगा? 4 घंटे है ना। 4 घंटे मतलब क्या हो जाएगा कि आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है, तो उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या था? तो हम लिखेंगे उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय 4 घंटे था। क्या लिखेंगे? 4 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, 4 घंटे प्रतिदिन उसका औसत आ गया। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन है। अभी तो कहीं मत जाइए और देखते रहिए कि कौन कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हम इस अध्याय के अंदर करेंगे और इस प्रश्नावली के अंदर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है यहां पर। नेक्स्ट हमारे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित संख्या में रन बनाए और जो उसके रनों की संख्या है, मतलब 6 पारी हैं, तो एक पारी में ये, दूसरी पारी में, तीसरी पारी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में, ये दिया है। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले रनों का माध्य निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य और यहां पे लिखेंगे कुल पारियों का योग, है ना। या यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि पारियों में बनाए गए कुल रनों का योग, है ना। यहां पे लिखेंगे कुल रनों का योग लिख लीजिए यहां पर, या तो पारियों में बनाए गए कुल रनों का योग, और यहां नीचे आ जाएगा कुल पारियां। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे कुल पारियां कितनी थी, इसकी का योग कितना है? 36, 35, 50, 46, 60 और 55। ठीक है, और कुल पारियां कितनी हैं? 6। अब इनको करना रहेगा आपको प्लस। अब प्लस कैसे करते हैं? देखिए, ये है 36, ये है 35, ये है 50, ये है 46, ये है 60 और ये है 55। चलिए आराम से प्लस करिए। ठीक है, कैसे करेंगे? चलिए देखिए, 5 और 5 10, ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 6 16। ठीक है, देखिए 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 की 2 हासिल का 2। देखिए सबसे पहले 5 ढूंढा, 5 और 5 10 हो गए।
ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या था, 1 5 ये था, 1 5 ये था, 1 6 है और एक ये 6 है। तो देखिए 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 की 2 हासिल का 2, है ना। अब उसके बाद चलिए सबसे पहले ये 5 और 5 10, ठीक है, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 4, 22 और 4 हो गए कितने आपके, 22 और 4 हो गए आपके 26, 26 और 2 हो गए 28, 282 कितने हो गए, 282 बटे में 6। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो 282 मतलब 282 को हम भाग देंगे 6 से, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौको 24, 6 चौको 24, तो यहां पे आ गया 4 और 6 7 42, तो यह कितना हो गया 47। तो हम क्या लिखेंगे, एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का कुल माध्य कितना होगा, 47, ठीक है ना। यहां पे लिख लेंगे क्या हो जाएगा कि एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे एक पारी में बनाए गए रनों का जो माध्य है वो कितना आ गया 47, मतलब 47। तो यहां पर ये हमने बहुत अच्छे से और बढ़िया तरीके से प्लस करके उसको अरेंज करके हमने इसको सॉल्व किया। हमारे 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गए, जो कि अभी एग्जाम्पल के थे, अभी तो प्रश्नावली चालू होगी। तो बस बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको अभी हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे दिया हुआ है एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है। मतलब स्कूल के जो है हमारे अध्यापक जिनकी आयु दी है वर्षों में, जैसे 32 साल, 41 साल, 28 साल, 54 साल, इस तरह के दिया हुआ है। सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है तथा सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है हम जरा उसको निकाल लो भाई। सबसे बड़े मेरे को लग रहे हैं ये 54 साल वाले, ठीक है, सबसे बड़े मुझे कौन लग रहे हैं, 54 साल वाले। तो यहां पर पहला वाला जो उत्तर हो जाएगा कि सबसे बड़े जो है, उत्तर 1 की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे बड़ी आयु वाले अध्यापक कौन है, सबसे बड़ी आयु वाले अध्यापक 54 वर्ष, है ना। और सबसे कम आयु वाले, सबसे कम आयु वाले अध्यापक, सबसे कम आयु वाले अध्यापक। अब आपको कौन दिख रहा है सबसे कम, भाई इसमें सबसे कम मुझे 23 वर्ष लग रहा है। 23 वर्ष से अलावा मुझे कम कोई नहीं लग रहा है, तो ये हो गए 23, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा बोला है अध्यापकों की आयु का परिसर। परिसर निकालते हैं, मतलब जो सबसे बड़ा होता है और जब से जो सबसे छोटा होता है उसको माइनस करके उनका परिसर निकाला जाता है। तो यहां पे सबसे बड़ी आयु के थे 54 और सबसे छोटी आयु के थे 23। जब इनका परिसर निकालेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो इनका परिसर निकल गया 31। अब क्या लिखा है, इन अध्यापकों की आयु, माध्य आयु क्या है। तो हम निकालेंगे अब क्या, माध्य आयु, माध्य निकाल लेंगे हम इनका। तो हम लिखेंगे अध्यापकों की आयु का योग, अध्यापकों की आयु का योग और कुल अध्यापक, कुल अध्यापक, ठीक है ना। तो यहां पे कुल अध्यापकों की आयु कितनी थी भाई, ये थी 32, 41, 28, 54, है ना, 35, 26 और 23, 33, 38 और 40, 38 और
40। और उसके बाद यहां पर कुल अध्यापक कितने हैं, जो कि हमको दिए 10, ये हो गए 10। तो यहां पर ये आ गया हमारा आंसर। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो आप लोग जब इन सबका टोटल करोगे तो टोटल करना आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टोटल करोगे तभी आपका आंसर आएगा। यहां पर हम जब सबका टोटल करेंगे तो आएगा 350 बटे में 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 35 वर्ष। ठीक है ना। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हम आंसर में लिखेंगे कि अध्यापकों की आयु का जो माध्य है वो क्या है, मतलब इन अध्यापकों की आयु का माध्य आयु कितनी है, 35 वर्ष हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ नहीं करना है, सबको प्लस करके भाग देना है। प्लस अच्छा होगा तो आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी मतलब ये होता है कि आपकी क्लास में आपको जब अपने टीचर बोलेंगे कि भाई एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करना है, तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। मतलब आप क्या करो, अपनी क्लास के 10 विद्यार्थी ऐसे चुन लो और उनसे उनकी हाइट पूछो। ठीक है ना। आपको अगर नहीं पता हो तो आप लोग जनरली हाइट जो ज्यादातर होती है अपने 7वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जो हाइट होती है वो ज्यादा से ज्यादा 4, 4.5, 5, इससे 5.5 ज्यादा तक रहती है। तो यहां पर जो उनकी जो हाइट होती है, तो वहां पर क्या होता है कि आप लोग उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और उनको लिख सकते हो। तो यहां पर आप लोग देखिए, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्रमांक, जैसे मैंने आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट होगा जिसका नाम होगा जैसे प्रकाश, ठीक है, प्रकाश। तो प्रकाश से आपने उसकी हाइट पूछी, तो प्रकाश ने बोला भाई मेरी हाइट जो है वो 4.5 है। चलिए दूसरी बात, फिर आपका फ्रेंड होगा राकेश, आपने उससे हाइट पूछी, उसने बोला मेरी हाइट 4.3 है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने किसी लड़की के पास गए, उसका नाम मुस्कान होगा। ठीक है, आपने उससे उसकी हाइट पूछी, उसने बोला मेरी हाइट 3.3 है। चलिए फिर आप अपने अगले फ्रेंड के पास गए, जैसे मान के चलिए उसका नाम होगा राधा। ठीक है, तो उसके पास गए तो उसकी जो हाइट होगी वो 3.5 होगी। ठीक है, 4-5 पे गए, आपने एक और फ्रेंड प्रताप, ठीक है, उसका नाम, उसकी जो हाइट होगी वो 4.7 होगी। ठीक है, उसके बाद जब आप अगले फ्रेंड के पास जाओगे अपने, उसका नाम लिख लो रोहन। ठीक है, अब उसकी हाइट जो है वो कितनी है, वो 5 फीट 5 इंच है। ठीक है, उसके बाद जब आप 7th पे गए, आप अपने अगले फ्रेंड से पूछा सोनू, तो सोनू की जो हाइट निकली वो कितनी निकली, करेक्ट 5 फीट। ठीक है, उसके बाद 8 पे गए, आपने हाइट पूछी अपने अगले फ्रेंड से, वो नाम कुछ भी हो सकता है, चलिए मैं फिर भी नाम सोच लेता हूं, जैसे ज्ञान, कुछ भी नाम हो गया, उसकी हाइट थी 3 फीट। ठीक है, उसके बाद आप एक और फ्रेंड के पास गए, जैसे मान के चलिए उसका नाम अक्षय है। ठीक है, अक्षय है, तो उसकी जो हाइट है वो कितनी है, उसकी हाइट 3.3 है। उसके बाद फिर अगले फ्रेंड के पास गए, जैसे नितिन। ठीक है, तो उसकी जो हाइट है वो है कितनी, उसकी हाइट 2.3 है। चलिए 2.3 तो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, एक अंदाजा ले रहे हैं हम यहां पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही हाइट होगी, 3.7 ये हो गई। अब उसके बाद यहां पर इतनी सारी हाइट लिखी हुई है। अब सबसे पहली बात ये होती है कि यहां पे मैंने, मतलब ये क्वेश्चन मैंने एक अंदाजा लेके करा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को कुछ याद था, कुछ भी नहीं, ये अंदाजा है। आप लोग भी अपने तक क्वेश्चन है वो अपने हिसाब से ले सकते हो, अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स की हाइट, अपने फ्रेंड्स की हाइट। अब यहां पर दिया है कि भाई उनका परिसर निकालना है, तो आपको इसमें सबसे बड़ी हाइट कौन सी लग रही है, भाई सबसे बड़ी हाइट 5 फीट 5 इंच से ज्यादा कोई बड़ा बच्चा है, 5 फीट 5 इंच रोहन, तो सबसे बड़ी हाइट क्या हो गई, सबसे ज्यादा हाइट 5 फुट 5 इंच। ठीक है, और उसके बाद सबसे कम हाइट कौन से बच्चे की दिख रही है, सबसे कम हाइट आपको दिख रही है 3, तो आपको
सबसे बड़ी हाइट में से सबसे छोटी हाइट वाले बच्चों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा इसका आंसर। माइनस करेंगे, देखिए ये 5.5 और ये 3.0, तो 5 और ये हो जाएगा कितना, 5 में से 3 जाएगा 2, तो 2.5 इसका परिसर आ गया। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया, और आप लोग भी कुछ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने तो केवल यहां पर एक अंदाजा लेके सॉल्व किया है, आप लोग का कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपके आंसर पे मत जाना, आप कुछ भी ले सकते हो इसके अंदर हाइट। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, कक्षा में एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। यहां पर कुछ नंबर दिए हैं, उनको मुझे सारणी में संगठित करना है। अब जैसे चालू करते हैं, यहां पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे क्रमांक तो रहने दीजिए, यहां पे आपको दिख रहा है कि यहां पर 1 से लेकर 9 तक है, 1 से लेकर 9 तक यहां पर कुछ नंबर दिख रहे हैं, तो मैं उनको लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5। अभी यहां तक 5 है, आगे करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास एक कितने हैं, तो यहां पर एक कितने दिए हैं, एक ही बार है, तो यहां पे मिलान चिन्ह 1 बनाएंगे और उसके संख्या भी 1 लिख देंगे। उसके बाद 2 कितनी बार है, 2 है, 1 2 2 बार है, तो उसका मिलान चिन्ह 2 बनाएंगे और यहां पे उसकी संख्या लिख देंगे 2। ठीक है, उसकी संख्या लिख देंगे 2। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है 3 कितनी बार है, 1 3 एक ही बार है, तो भैया 3 एक ही बार, यहां पे 1 बार लिख दिया। उसके बाद 4 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो चलिए लिख देते हैं 1 2 3, और यहां पे 3 लिख दिया। ठीक है ना। उसके बाद यहां पे 5 कितनी बार है, तो 5 लिखेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 बार हो गया। अब उसके बाद आगे की जो टेबल है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें अगर हम यहां पे जोड़ देते हैं, तो यहां पर अगर हम उसको जोड़ देते हैं, खैर आगे भी टेबल बनी हुई है, पर मैं सोच रहा हूं एक पे ही सब बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां पे हमारा रहेगा 6 7 8 और 9। ठीक है, ये हमारी आगे की टेबल बन जाएगी। तो 6 पे कितने दिए हुए हैं, 6 कितनी बार दिए हुए हैं, चलिए 1 2 3 4, तो यहां पे 1 2 3 4, तो यहां पे 4 कर दिया, है ना। 7 कितनी बार है, 7 को एक बार देख लो, तो 7 एक बार है और 2 बार है, तो यहां पे 2 बार 7 हो गए। ठीक है ना। उसके बाद अब देखते हैं 8 कितनी बार है, तो 8 एक ही बार है, तो 8 एक ही बार कर दिया, ये हो गया। 9 कितनी बार है, 9 एक ही बार है, 9 भी, तो चलिए 9 भी एक बार हो गया। अब देखिए, अब हमें दिया हुआ है कि यहां पर जितने भी नंबर है अगर मैं उनको प्लस करता हूं, तो यहां पर देखिए 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 2 18, 19 20, तो यहां पे हमारा जो योग आएगा ना वो 20 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इतना काम तो हो गया हमसे। अब मुझसे क्या बोला है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो भाई सबसे बड़ा अंक तो 9 है। सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक 1 है ना। आपको ये टेबल में इतना सब कुछ समझ में आया। हमने क्या, हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि भाई अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए, तो हमने अंकों को संगठित कर दिया। ठीक है ना। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा था सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9। दूसरा क्वेश्चन पूछा था सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1। अब ये तो पता पड़ गया, अब हमें टेबल की कोई जरूरत नहीं है। टेबल का यहां पे हमारा आंसर आ गया 20। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे के क्वेश्चनों पे आते हैं, इसको हटाकर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर का मतलब ये होता है सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक, उनको माइनस कर देते हैं। तो सबसे बड़ा अंक था 9, सबसे छोटा अंक है 1, तो ये हो गया परिसर 8। उसके बाद क्या है, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अब आता है माध्य निकालना। माध्य कैसे निकालेंगे वो आप देख लीजिए। माध्य के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबको एक में रखकर
प्लस करना पड़ेगा। चलिए माध्य लिखेंगे। माध्य निकालने के लिए ये सारे जितने भी नंबर हैं उनको हम लिखेंगे 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7। तो अब यहां पर टोटल नंबर कितने हैं वो देख लें भाई। टोटल नंबर है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और हमारा पिछला आंसर भी कितना आया था वो 20 है ना। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन सब को करेंगे टोटल। टोटल करने पे जब आप इनको करोगे तो आपका टोटल आएगा 100। ठीक है, आप प्लस कर लीजिएगा, इन सब का आएगा टोटल और डिवाइडेड बाय 20। तो यहां पे 0 से 0 कैंसिल और 2 5 जा 10। तो यहां पर हम देखेंगे कि भाई आंकड़ों अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, तो इनका जो माध्य आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहां पर ये आंसर वो पूरा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद बस प्लस ठीक से करिएगा, आपका प्लस जो आना चाहिए पूरा टोटल आना चाहिए 100 और जब आप इसको 20 से कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा पूरा 5। तो यहां पर हमने इसके सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए और उसके बाद जो पूछा था वो भी हमने कंप्लीट किया। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? चलिए 0 1 2 3 और 4 ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हैं और क्या बोला है इनका माध्य निकालना है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे माध्य में प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग, और यहां आ जाएगा कुल पूर्ण संख्या। ठीक है, तो कितनी है 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और कुल कितनी हो गई 5। चलिए प्लस करिए, है ना, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो कितना आ जाएगा 10/5। ठीक है, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो यहां पर क्या हो गया कि उनका जो माध्य निकल के आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 ऐसा लिख लीजिएगा। हम लिखेंगे अतः प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य 2 है। तो यहां पर ही हमारा होता है क्वेश्चन खत्म। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ठीक है ना, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए और जो कि उसके रनों की संख्या है उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने कुछ देर पहले अभी इसका एक एग्जाम्पल भी किया था, तो वो भी आप देख सकते हो, यही वही वैसा ही क्वेश्चन है। तो चलिए माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हल पे आते हैं और यहां पे माध्य लिखते हैं। और माध्य में हम लोग पहले क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पारियों में बनाए गए कुल रंग, पारियों में बनाए गए कुल रनों का योग और नीचे आएगा कुल पारियां, नीचे आएगा कुल पारियां। ठीक है, तो चलिए पारियों में रन बनाए थे जो कितने हैं 58
प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100। और कुल पारियां कितनी हैं? कुल पारियां हमारे पास है 8। जब आप इन सबको टोटल करोगे तो यहां पे हम लिख लेते हैं माध्य। जब आप इन सबको टोटल करोगे तो टोटल करने पे आपके पास आएगा टोटल 400। ठीक है, आप जब इनको टोटल करोगे, इन सबको प्लस करोगे, तो इनको प्लस करने के बाद आपका जो कुल टोटल निकल के आएगा वो आएगा 400। मतलब 400 को जब 8 से भाग दोगे तो आपका हो जाएगा 8 पंजे 40 50। मतलब उसका माध्य स्कोर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। यहां पर आप सब इनका टोटल बिल्कुल ठीक से करिएगा। जब आप इनका टोटल अच्छे से करोगे तो यहां पर उसका आंसर कितना आएगा? 400। जब आप उसको 8 से भाग दोगे तो यहां पर उसका आंसर आ जाएगा 50। तो बिल्कुल भी आप लोग गलती मत करिएगा और यहां पर आप लोग इनको सॉल्व भी बहुत अच्छे से करिएगा। जैसा हमने जमाया आप लोग भी उस तरह से इसकी कोशिश करिएगा जमाने की कि पारियों में बनाए गए कुल रनों का योग और कुल पारियां। ठीक है ना? तो यहां पर थोड़ा सा अगर मैं इसको ठीक लिख देता हूं तो यहां पर ये आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। पारियों में बनाए गए कुल रन, कुल रनों का योग लिख लो, कुल रनों का योग। ठीक है, और यहां आ जाएगी आपकी कुल पारियां, कुल पारियां। ठीक है, ये हो गया। तो आपके पास कुल रनों का योग जो था, जिनका टोटल किया तो 400 आया, जिसको हमने 8 से डिवाइड किया तो 50 आ गया। तो हम लिख सकते हैं उसका माध्य स्कोर कितना है? वो है 50 रन। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा अतः उसका माध्य, अतः उसका माध्य वो हो जाएगा 50 रन होगा। चलिए, तो यहां पे ये क्वेश्चन होता है खत्म। आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बड़े अच्छे और बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं जिनको करने में बहुत ही मजा आएगा। तो बस बने रहिए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो करना है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद यहां पर हमें उनके आंसर्स देना है। क्या दिया है? निम्नलिखित सारणी में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। दूसरा, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों? ठीक है, और उसके बाद यहां पर अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप इसके अंकों का माध्य किस प्रकार करेंगे और किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। कहने की बात यह है कि आप तीनों के खेल 1, खेल 2, खेल 4, ये सभी के जो खेल हैं आप इन सबों को योग करोगे, मतलब इनका माध्य निकालोगे और माध्य निकालने के बाद फिर हमें यह बताना है कि इन तीनों में किसका स्कोर सबसे अच्छा रहा। तो चलिए सबसे पहले आते हैं, हम लिखेंगे प्रत्येक खेल ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर एक अलग शीट का यूज करेंगे और यहां पे हम लिखेंगे खेल ए में। पहली बात करेंगे यहां पर खेल ए में। तो खेल ए में माध्य निकालेंगे। तो खेल ए में माध्य क्या निकलेगा? तो खेल ए में माध्य निकलेगा कि अर्जित किए गए औसत रन या अर्जित किए गए औसत अंकों का योग, है ना, अर्जित किए गए
औसत अंकों का योग, औसत अंकों का योग, और यहां आ जाएगा अपना कुल खेलों की संख्या, कुल खेलों की संख्या। अब ये जो चीज है, ये मैंने जो लिखा है, ये अपना खिलाड़ी ए के लिए, खिलाड़ी बी के लिए और खिलाड़ी सी के लिए तीनों चलेगा। आया समझ में? खिलाड़ी ए के लिए, खिलाड़ी बी के लिए, खिलाड़ी सी के लिए, यहां पर ये तीनों चीज चलेगी। तो चलिए, खिलाड़ी ए के लिए हम कर रहे हैं तो माध्य निकाल रहे हैं। तो अब देखिए, खिलाड़ी ए का जो माध्य है, उसने तो, खिलाड़ी ए ने तो क्या किया है, चारों खेलों में किया है, 1 2 3 4, तो 14 16 10 और 10, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 14 16 10 और 10, और ये हो जाएगा कितना, चारों खेलों में लिया है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, हम इनको प्लस करेंगे, तो प्लस कर लीजिए, तो यहां हो जाएगा 14 16 और इसको 20 कर लो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 10 और 10 तो 20 हो जाएगा, 14 और 16, 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल का 1, तो 1 2 3, 3 और 2 5, तो हो जाएगा 50/4। अब जब इसको भाग देंगे 50 से, तो चलो, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाइए 0, 4 पंजे 20, तो 12.5, तो ये हो गया खिलाड़ी ए का, ठीक है ना। अब आती है सेकंड बारी खिलाड़ी सी की। वो इसलिए क्योंकि, है ना, क्योंकि हमको जो सेकंड पॉइंट बोला ना, वो खिलाड़ी सी के बारे में बोला है। और क्या बोला है खिलाड़ी सी के बारे में? खिलाड़ी सी के बारे में ये बोला है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे। तो देखो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो है हम लोग इसको किससे भाग देंगे भाई, क्योंकि खिलाड़ी सी ने एक खेल नहीं खेला है ना। हम लिखेंगे यहां हम अंकों को 3 से भाग देंगे क्योंकि खिलाड़ी सी ने 4 में से एक खेल नहीं खेला है, एक खेल नहीं खेला है, एक खेल नहीं खेला है। तो माध्य क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा आपके सामने अभी आ जाएगा। तो यहां पर इसका ये स्टेप तो यही रहेगा, है ना, अर्जित किए गए औसत अंकों का योग और कुल खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है ना, कुल खेलों की संख्या, ठीक है ना, सॉरी, कुल खेलों की संख्या। तो यहां पर देखिए सी कितना था, सी था 8 11 और 13, सी कितना था 8 + 11 + 13/3, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे प्लस कर लेंगे, 11 और 8 हो जाएगा 19, 19 और 13 कितना हो जाएगा, 10 11 12, 12 की 2 हासिल का 1, 32, तो 32/3। चलिए भाग दे दीजिए 32/3 को, तो 3 धाम 30, 2 बचा, पॉइंट लगाओ 0, 3 छंग 18, बस 10.6 ले सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा इसको, ठीक है ना। और अगर हम तीसरे की बात करें खिलाड़ी सी की, वो खिलाड़ी बी की, खिलाड़ी बी की बात करें, तो यहां पर खिलाड़ी बी ने क्या करा है, 0 8 6 और 4, 0 8 6 और 4, 4 खेल खेले, तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 18, तो यहां जाएगा 18/4। चलिए भाग दे दीजिए, तो ये 18 है और ये 4 है, तो 4 चौको 16, पॉइंट लगाइए 0, 4 पंजे 20, 4.5। अब यहां पर एक बात हमें समझ में आती है ना, क्या बात समझना है कि भाई हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है,
हमें अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। अब आप इसके अंदर से एनालाइज करिए कि खिलाड़ी ए का प्रदर्शन था इतना, खिलाड़ी बी का प्रदर्शन था इतना, और खिलाड़ी सी का प्रदर्शन, मतलब खिलाड़ी सी का प्रदर्शन था, ये खिलाड़ी ए का प्रदर्शन है, ये खिलाड़ी सी का प्रदर्शन है, और ये खिलाड़ी बी का प्रदर्शन है। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है? हम तीनों को देखते हैं तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है? खिलाड़ी ए का। तो हम लिखेंगे अपने चौथे पॉइंट में खिलाड़ी ए का, खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो यहां पर हमने इसका आंसर दिया, और आंसर देने के बाद यहां पर सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने क्लियर हो गई कि भाई इसके अंदर हमने क्या किया, कैसे किया, और सारा डाउट आपके सामने क्लियर भी हो गया कि भाई हमने जब ए को सॉल्व किया, हमने जब सी को सॉल्व किया, हमने जब बी को सॉल्व किया, तो सबके सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो निकल के आया वो चारों खेलों में वो खिलाड़ी ए का निकल के आया। तो बस यही हमें क्वेश्चन में करना था। चलिए आगे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक, है ना। आप पहला पॉइंट दिया है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, दूसरा प्राप्त अंकों का परिसर, और तीसरा समूह द्वारा प्राप्त अंक, चलिए माध्य अंक, सॉरी, है ना। चलिए आप करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करेंगे? चलिए सबसे पहले की बात आती है क्या? सबसे पहली बात आती है कि सबसे ज्यादा अंक, सबसे ज्यादा अंक आपको कहां दिख रहे हैं? सबसे ज्यादा अंक मुझे दिख रहे हैं 95, सबसे ज्यादा अंक, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे पहला वाला पॉइंट, सबसे ज्यादा अंक, सबसे ज्यादा अंक कितने दिए हैं? 95। 95 के अलावा कुछ दिख तो नहीं रहा है ना भैया? 95 ही सबसे ज्यादा है। और सबसे कम अंक, सबसे कम अंक, तो सबसे कम अंक कितने हैं? क्या दिख रहा है सबसे कम अंक आपको सामने से? शायद 39, 39 सबसे कम अंक है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं दूसरा परिसर। परिसर में क्या करते हैं? 95 माइनस 39, सबसे ज्यादा अंक और सबसे कम अंक को क्या कर देंगे? माइनस। तो हम लोग 95 में से 39 को माइनस करेंगे, तो यहां पे है 95 और 39, तो 15 में से 9 गए, 6 बचा, और उसके बाद यहां हो गया कितना? 8, 8 में से 3 गया, 5 बचा, तो ये हो गया 56, ठीक है, 56 आ गया। अब हमें तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? पॉइंट नंबर तीसरा, पॉइंट नंबर तीसरा दिया समूह द्वारा माध्य। माध्य निकालेंगे, माध्य निकालेंगे तो यहां पर नीचे तो आ जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या, है ना, और विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का योग, है ना। यहां लिखेंगे अंकों का योग, अंकों का योग, और विद्यार्थियों की या अंकों का कुल अंक, है ना। कुल अंक मतलब कुल अंक आ जाएंगे, क्योंकि अंकों का योग तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे यहां पे देखा है विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के समूह द्वारा 100 में से प्राप्त अंक प्राप्त किए गए, तो यहां पे अंकों का योग, और यहां पे आ जाएगा कुल अंक, यहां पे क्या आ जाएगा? कुल अंक। चलिए अब अंकों का योग, तो टोटल अंक कितने हैं? 85, 76, 90 प्लस 85 प्लस 39, 39, 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75, और यहां पर सबका कितने विद्यार्थी हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं।
तो जब आप इसका टोटल करोगे तो टोटल करने के बाद आपका इसको आएगा 730, और जब आप इसका 10 से भाग दोगे तो यहां पर आपका जो माध्य जो निकल के आएगा वो 730 बटा आ जाएगा 10। ठीक है, और यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 73। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन जो है वो आपका हो जाएगा सॉल्व। और क्या दिया हुआ है, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, तो यहां पर समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक कितना हो जाएगा, 73। तो आप लिख सकते हो समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक कितना है, 73 है। तो देखा आप लोगों ने कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या दिया था, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक जो हमको दिए हुए थे, और उसके बाद विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक और सबसे कम अंक, मतलब विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, तो हमने सबसे अधिक अंक थे 45, सबसे कम अंक थे 39। फिर उसके बाद हमने क्या है, प्राप्त अंकों का परिसर भी निकाला जो आया 56, और उसके बाद फिर हमने माध्य निकाला, सबको टोटल किया, टोटल करने के बाद ये आ गया 730, जो कि हमारे टोटल नंबर थे, कितने थे, कुल अंक थे 10, हमने भाग दिया 73 आ गया। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है इसको हमने पूरा सॉल्व किया, पूरे अच्छे से सॉल्व किया, और हमने इसका उत्तर भी लिखा। तो बस आप लोगों को भी क्या करना है, आप लोगों को भी ढंग से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करके उत्तर करना है। तो बस अभी बने रहिए, अभी और भी क्वेश्चन बाकी है, और हमारा ये क्वेश्चन, हमारा जो प्रश्नावली है जो 3 दशमलव की, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो चलिए आते हैं, बने रहिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है यहां पर हमारा अगला। चलिए देखते हैं, यहां पर दिया है 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है ना। 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, यहां पे विद्यार्थियों की संख्या जो है वो निम्नलिखित है। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो माध्य है, हम लिखेंगे स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या का योग, स्कूल के विद्यार्थी की संख्या का योग और नीचे आ जाएगा कुल विद्यार्थी। ठीक है ना, यहां पे आ जाएगा एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या का योग, है ना, और यहाँ पे 6 क्रमागत वर्षों में, तो यहाँ पे आ जाएगा कि विद्यार्थियों की संख्या, है ना, वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या, वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिखते हैं सबसे पहले 1555 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820, और यहां पर कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब इनको करते हैं प्लस। तो प्लस करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग पेज ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। 155 1555 ठीक है, उसके बाद 1670 प्लस 1750 2013, 1750 और 2013। ठीक है, उसके बाद 2540 और लास्ट है 2820। चलिए अब इनको प्लस करने की बारी आती है। तो देखिए 5 और 3 8, ये तो हो गया। 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 की 4 हासिल का 2। ठीक है ना। अब देखिए 5 और 2 7,
7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 29 30 31 32 33, 33 की 3 हासिल का 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 348 कितना आ गया? 12 348 बटा 6, 12 348 है, ठीक है ना? 12 348 बटा 6। अब इसको आप कर दीजिए भाग काय से? 6 से। तो 12 348 और आप इसको कर दीजिए 6, तो 6 दूनी 12, एक 0 और ले लीजिए, तो यहां पे हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 12, 6 चौको 24, 6 पंजे 30 और 6 8 48, 2058 कितना आया आंसर? 2058। तो हम लिखेंगे कि इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या 2058 है। हम लिखेंगे अतः इस समय है ना, स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या 2058 है। बस ये हो गया हमारा आंसर, जो कि बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है, और जिस तरह की जो मेथड यूज कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी मेथड है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बने रहिए, अभी क्वेश्चन बाकी है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिन में हुई वर्षा निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। तो यहां पर उपरोक्त आंकड़ों में वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो वर्षा का परिसर निकालना बहुत आसान है। इसमें सबसे ज्यादा वर्षा आपकी और सबसे कम वर्षा आपकी, दोनों को माइनस कर देंगे। इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। माध्य वर्षा ज्ञात करने के लिए हम सबको प्लस कर देंगे। दूसरी बात क्या है, कितने दिन वर्षा माध्य से कम रही, तो वो भी निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं वर्षा का परिसर। तो वर्षा का परिसर निकालने के लिए सबसे अधिक वर्षा हुई कितनी? 20.5, ठीक है ना। और चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं अच्छे से पूरा सॉल्व। हम आ जाते हैं पहले अपने अलग पेज पे। तो हम लिखेंगे उपरोक्त आंकड़ों में वर्षा का परिसर। तो हम लिखेंगे सबसे अधिक वर्षा शुक्रवार को हुई, पहला सबसे अधिक वर्षा शुक्रवार को हुई। तो क्या लिखेंगे? शुक्रवार को हुई कितनी? 20.5 मिलीमीटर, है ना, 20.5 मिलीमीटर, ठीक है। और उसके बाद सबसे कम वर्षा सोमवार और बृहस्पतिवार को हुई। सबसे कम वर्षा सोमवार और बृहस्पतिवार को हुई। कितनी? 0.0। अतः वर्षा का परिसर, तो वर्षा का परिसर हो जाएगा 20.5 माइनस 0.0, जो कि आ जाएगा 20.5। ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे दिया है
माध्य निकालना है, ठीक है ना। इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो माध्य वर्षा निकालने के लिए हम लिखेंगे यहां पे माध्य, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एक नगर में 7 दिन वर्षा, तो कुल वर्षा का योग है ना, हम लिखेंगे सप्ताह में कुल वर्षाओं का योग और कुल सप्ताह के दिन, है ना। सप्ताह में कुल वर्षा का योग, कुल वर्षा का योग और कुल सप्ताह, कुल सप्ताह, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपके मतलब कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 7 तो दिन होते ही हैं। तो 0 0 12.2 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0 0 प्लस 5 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 ये है। और उसके बाद कुल दिन कितने हैं, 7। चलिए अब इन सबको करते हैं प्लस। तो प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहीं पे ही कर लेते हैं। तो 12.2, 2.1, 20.5, 5.5 और 1.0। चलिए ये है हमारे पास कुल दिन जिनको हमको प्लस करना है। तो चलिए 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल का 1, ये हो गया। देखिए 2 और 2 4, है ना, 4 और 5 9 और 1 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 41.3 कितना आ गया, 41.3 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 41.3 डिवाइडेड बाय 7, यहां पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो तो अब कितना हो गया, 413 का भाग देंगे 70 से। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, तो 7 पंजे 35। चलिए यहां जाएगा 3, 11 में से 5 गए, 6 बचा और यहां कुछ नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0, 6 नवा की वो 9 7 63, तो यहां हो जाएगा 7 9 63, तो ये हो जाएगा 5.9, ठीक है। अब आ गया 5.9, यह हमारा हो गया माध्य वर्षा। तीसरा पॉइंट क्या बोला था, हमें क्या बोला था कि इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे इस सप्ताह की माध्य वर्षा, इस सप्ताह की माध्य वर्षा 5.9 है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला था, कितने दिन वर्षा माध्य से कम रही, कितने दिन वर्षा माध्य से कम रही। तो अब हम देखेंगे हमारा माध्य कितना आया है, हमारा माध्य आया है, हमारा माध्य आया 5.9। अब हमारा आया माध्य 5.9 आया है, कितना है 5.9। अब देखो कितने से कम, कितने दिन कम हुई है इससे, 5.9 से कम कितने दिन हुई है। तो देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, है ना। हम लिखेंगे 5 दिन वर्षा माध्य से कम रही, हम लिखेंगे 5 दिन वर्षा, 5 दिन वर्षा माध्य से कम रही। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको इनको सूझबूझ से बहुत अच्छे से करना है, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो बस बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको अभी सॉल्व करना है। इन क्वेश्चनों को करने में आपको वाकई में बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत मजा भी आएगा इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इतने अच्छे क्वेश्चन है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको हम लोग हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हमारे।
अब हमें जो अगला क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई है और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं और यहां पे लड़कियों की हाइट है। सबसे लंबी लड़की की हाइट क्या है, सबसे छोटी कम लड़की की लंबाई क्या है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है और कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से कम है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, कैसा करना है। तो देखिए क्या करना है क्वेश्चन में। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। अब देखिए इसके अंदर सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या दिख रही है आपको, यहां पर 150 के बाद 151 के बाद कुछ नहीं है, तो यहां पे सबसे लंबी लड़की की लंबाई कितनी है 151। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात सबसे छोटी लड़की की लंबाई, देखिए सबसे छोटी आपको क्या दिख रही है 128, तो सबसे छोटी कितनी हो जाएगी 128 सेंटीमीटर, ये सबसे छोटी हो गई। इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा, तो परिसर हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी हाइट जो होती है, मतलब जो सबसे बड़ा और सबसे कम, उनको माइनस कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा परिसर 151 माइनस 128 कर देते हैं। चलो माइनस कर देते हैं 151 और 128, तो 11 में से 8 गए, कितना बचा, देखिए 151 और 128 को मैं माइनस करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, यहां हो जाएगा 4, 4 में से 2 गया, 2 बचा, ठीक है, यहां हो जाएगा 23, है ना, 11 में से 8 तो 3 बचा, यहां हो गया 4, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 23 आ गया। अब उसके बाद क्या बोला है, लड़कियों की माध्य लंबाई क्या है, मतलब माध्य निकालना है मुझे। तो माध्य निकालने के लिए जैसा आप लोग जानते हो सबको क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे इसका यूज करूंगा। चलिए माध्य यहां निकाल लेते हैं, चलिए माध्य यहां निकाल लेते हैं। तो माध्य में मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, माध्य में लिखूंगा सबसे पहले यहां लिखूंगा लड़कियों की कुल ऊंचाइयों का योग, लड़कियों की कुल ऊंचाइयों का योग अपॉन लड़कियों की कुल ऊंचाइयों का योग, और अपॉन में आ जाएगा कुल लड़कियां, यहां पर आ जाएगा कुल लड़कियां। चलिए सबसे पहले 135 150 प्लस 150 प्लस 139 128 प्लस 151 132 प्लस 146 149 प्लस 143 141 और 141। चलिए कुल लड़कियां कितनी थी, जो हमें दिया ही हुआ है, कुल लड़कियां हमें दी थी 10, ये 10। चलिए जब आप इनको प्लस करेंगे सबको, है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, यहाँ पे 10 हो गई। 10 के बाद हमने सारी लड़कियों की ऊंचाइयां लिख ली जो कि सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर देखिए 135 150 159 128 151, यहाँ पर हमने सारी लिख ली, 120 139 128 151, ये सारा हम लोग ठीक लिख गया। जब इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 14, ठीक है, अपॉन 10, ठीक है। जब हम 14 ये जो आएगा सारों को प्लस करने पे तो यहां हो जाएगा 4.4, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहां पर इसका माध्य निकल के आ जाएगा, जो कि हम बोलेंगे कि भाई जो लड़कियों की जो लंबाई है वो कितना है, माध्य लड़कियों की माध्य ऊंचाई ये हमारे सामने निकल के आ गई है, ठीक है ना। अब उसके बाद कितनी लड़कियों की लंबाई या माध्य लंबाई से अधिक है ना, मतलब
इससे अधिक है, 141 से अधिक है। तो अब देखिए यहां पे अलग ही दिख रहा है, 141 से अधिक कितनी है, 141 से 1 2 3 4 और 5 है ना। हम लिखेंगे 5 लड़कियों की, है ना। हमारा जो दूसरा आंसर आ जाएगा यहां पर, इसका उत्तर हो जाएगा 5वें का उत्तर लिखेंगे हम 5 लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो यहां पर हमारा ये जो 3.1 है वो यहां पर खत्म होता है। और उसके बाद हमने इसके सारे क्वेश्चनों को आपको करके बताए, किस तरह से करना है, कैसे करना है, इसकी सारी प्रोसेस आपको बताइए। तो बस आपको भी उसको फॉलो करना है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और उसके बाद यहां पर जो हमने आपको ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करके दिखाया है, आप लोग उसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यही सॉल्यूशन आपके एग्जाम में भी आपको मदद करेगा। तो बस बने रहना है आपको हमारे साथ। बने कहां रहना है, पूरा आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई करना है, वहां कैसे जाना है, तो यहां पर आपको जो है पूरा जो पढ़ने का जो तरीका है, आप लोग अच्छे से वीडियो देखो। उसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, पर पूछना कहां है आपको पूछना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक